जय हिंद दोस्तों, मैं रमनदीप आप सभी का यूपीएससी हिंदी के इस डेली क्विज की क्लास में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो हमारे 10 क्वेश्चन आए हुए, ये 10 क्वेश्चन मुझे वास्तव में बहुत अच्छे लगे। ठीक है, इनका जो स्टैंडर्ड था वो भी बहुत अच्छा था। तो हम लोग उन 10 क्वेश्चन को देखेंगे। उसके साथ ही साथ मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंत में यह बताने का प्रयास करूंगा कि आप लोग इन सीरीज के माध्यम से, जो क्विज चल रही है, इसके माध्यम से अपने प्रीलिम्स एग्जाम की प्रैक्टिस कैसे करें। पहली बात दोस्तों, ये जो क्विज चल रही है, ये क्विज आप सभी जो 2022 में एग्जाम देने वाले हो, जो 2023 में एग्जाम देने वाले हो, या आने वाले वर्षों में कभी भी किसी भी स्टेट पीसीएस अथवा यूपीएससी का एग्जाम देने वाले हो, तो आप लोग इस क्विज को जरूर सॉल्व करिएगा। ये क्विज कॉन्सेप्चुअल है, यहां पर हमने बेसिक क्वेश्चन डाले हैं, लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, और हमने करंट अफेयर्स के भी यहां पे कुछ क्वेश्चंस को लिंक किया है। तो आप समझिएगा दोस्तों, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन और करंट अफेयर्स और बेसिक, इन सबको मिला करके ये जो 10 क्वेश्चन की क्विज बनाई जा रही है, ये आप लोगों की डेली प्रैक्टिस के लिए बहुत लाभकारी साबित होगा। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन यहां पर दिया दोस्तों, एवरग्रांडे संकट हाल ही में खबरों में से संबंधित है। 4 राष्ट्र का नाम लिखा हुआ है, यूएसए, रशिया, चाइना और जापान। तो आप सबने एवरग्रांडे क्राइसिस के बारे में सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो मैं यहां पर आपको बताता हूं दोस्तों, चाइना की एक बहुत बड़ी ये कंस्ट्रक्शन कंपनी थी। ठीक है, एवरग्रांडे, उस कंपनी ने करीब $300 बिलियन का लोन लिया हुआ था। अब वो लोन का जो रिपेमेंट होता है, जो वापस से चुकाया जाता है, ठीक है, वो चुकाने में असफल हो गई है, जिस कारण से एवरग्रांडे संकट उत्पन्न हुआ है। ठीक है, तो ये एवरग्रांडे जो कंपनी है, ये चाइना के पूरे बाजार में, आर्थिक बाजार में बहुत बड़ी भूमिका रखती है। 1996 के अराउंड में इस कंपनी की स्थापना हुई थी, और इसमें जो संकट उत्पन्न हुआ, संकट इस कारण से हुआ कि चाइना ने अपनी पॉलिसी को कुछ समय पहले चेंज किया। उस पॉलिसी के कारण, चेंज होने के कारण, जो एवरग्रांडे कंपनी है, इसके प्रति जनता को जो विश्वास था वो अपने आप खत्म होने लगा। ठीक है, जनता को लगा कि कंपनी अब अच्छा नहीं कर पाएगी, क्योंकि जो पॉलिसी वो इसके अगेंस्ट बना दी गई है। इस कारण से बहुत बड़ा संकट उत्पन्न हुआ है। ठीक है, अब चूंकि जो क्राइसिस उत्पन्न हुई है, ये क्राइसिस इंपॉर्टेंट क्यों है, आप इस बात को समझिएगा दोस्तों, कि हुआ क्या कि ऐसी जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, ठीक है, ये सब कंपनियां अगर मार्केट में फेल होती हैं, तो ये सिर्फ स्वयं फेल नहीं होती है, अपने साथ साथ अन्य जो पूरा मार्केट होता है उसको भी फेल करती है। तो एवरग्रांडे क्राइसिस इसी संबंधित है, चाइना में संकट देखने को रिसेंट में मिल रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, चाइना। अगर आप यहां पे टिक करेंगे तो ऊपर देखिए लिखा हुआ आ रहा है कि एवरग्रांडे तरलता संकट चीनी संपत्ति डेवलपर एवरग्रांडे समूह की चल रही वित्तीय स्थिति को संदर्भित करता है। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों एवरग्रांडे क्राइसिस के बारे में आपने देख लिया। ठीक है, अच्छा, अगर मैं आपको अगला क्वेश्चन दिखाऊं दोस्तों यहां पर, तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 5वां देश कौन बन गया है। ठीक है, यहां पर पूछा दोस्तों इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट के बारे में। ठीक है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट क्या है, ये अगर आप लोग देखना प्रयास करेंगे तो पेरिस समझौता जो 2015 में हुआ था, ठीक है, उस समझौते के अंतर्गत भारत के नेतृत्व में, ठीक है, आप जानते होंगे इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है उसकी स्थापना भारत में हुई है। ये एक बहुत बड़ी संस्थान है जिसकी स्थापना भारत का जो हरियाणा राज्य है वहां पर इसका मुख्यालय अवस्थित है। इसी संस्थान के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते को बनाया गया। ठीक है, इस पे हस्ताक्षर करने वाला पहला देश कौन सा था, डेनमार्क, और अभी 5वां देश बना है आपका जर्मनी। बीच में कौन से 3 राष्ट्र और हैं, इन राष्ट्रों का नाम आप लोगों को देख करके कमेंट सेक्शन में मुझे बताना होगा। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क के संदर्भ में। अब अगर मैं आगे बढ़ूं तो हमारा जो अगला प्रश्न दिया दोस्तों, वह निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है। ठीक है, 3 विकल्प, 3 स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट है कि उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। यहां पर महल लिखा है जो कि टाइपिंग एरर होगा। ठीक है, विशाल महल और मंदिर होते थे। वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। तो आप सभी जानते होंगे, और यूपीएससी के प्रीवियस ईयर में यह क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है। ठीक है, और लगातार 2 वर्ष सेम क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था। ठीक है, जो कि इससे संबंधित था। तो आप जानते होंगे जो रथों का प्रयोग है दोस्तों, सबसे पहले वो प्रयोग आर्यों के द्वारा किया गया था। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में, सॉरी, सिंधु घाटी सभ्यता में इसका प्रयोग नहीं होता था। आर्य जब आए थे तब रथों का प्रयोग होना प्रारंभ हुआ था। ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट यहां पर गलत होगा। अच्छा, दूसरा स्टेटमेंट है कि वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। यह कथन सत्य है, लेकिन उनके विशाल महल और मंदिर प्राप्त नहीं हुए। आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये स्टेटमेंट बहुत से लोगों ने गलती किया होगा। मैं उम्मीद करता हूं बहुत से लोगों ने यहां पर ए विकल्प सही किया होगा। सिंधु घाटी सभ्यता में जो हुआ था, वहां पर जो स्नानागार थे उनकी रचना बड़ी थी,
ठीक है, वे बहुत बड़े बड़े मिलते थे मोहनजोदड़ो में, लेकिन महल और मंदिर बड़े नहीं थे। ठीक है, इसका आंसर मेरे हिसाब से होना चाहिए केवल 2। तो ध्यान रखिए दोस्तों, केवल 2, 49% लोगों ने यहां पर सिलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी पढ़ने का प्रयास करता हूं, एक्सप्लेनेशन लिखा है साफ साफ कि हड़प्पा के लोग देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, लेकिन उस दौरान विशाल महल और मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हैं। साथ ही भारत में रथों का जो प्रयोग है वो आर्यों के टाइम पर शुरू हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्नलिखित राज्यों पर विचार करिए। यहां पर 3 राज्य का नाम दिया है, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और मिजोरम। प्रश्न है कि उपरोक्त राज्यों में से किसमें और किनमें उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदापर्णी वन पाए जाते हैं। ठीक है, ट्रॉपिकल मॉइस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट की बात करें दोस्तों, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट 2 प्रकार के होते हैं, आर्द्र और शुष्क। हाँ, तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग दोस्तों। और ये जो उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदापर्णी वन की बात कर रहा है, ये जो नॉर्थ ईस्ट का रीजन है, ठीक है, मेरे हिसाब से अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, जहां पर वर्षा थोड़ी ज्यादा होती है, वहां की मेरे हिसाब से इसका आंसर होता है। ठीक है, 1 और 3 इसका मैं यहां पर सही विकल्प सेलेक्ट करूंगा। हाँ, तो देखिए 1 और 3 यहां पर सही दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। 2 कथन दिया हुआ है। भारत के संविधान में पुरुषों तथा महिलाओं द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन देने का बढ़ावा देने के लिए कोई उपबंध नहीं है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो स्टेटमेंट है इसमें नहीं शब्द का प्रयोग किया है और हमको यहाँ पर सही कथन को बताना है। तो आप सभी जानते होंगे डीपीएसपी में आर्टिकल 39A, ठीक है, समान कार्य के लिए समान वेतन का जो कॉन्सेप्ट है डीपीएसपी में शामिल किया गया। नीति निर्देशक तत्व, संविधान के द्वारा जो नीति निर्देशक तत्व दिए गए थे, वहां पर सरकार से यह कहा गया कि समान कार्य के लिए समान वेतन सुनिश्चित किया जाए। तो पहला स्टेटमेंट यहां पर दोस्तों गलत हो गया। सेकंड स्टेटमेंट है कि भारत के संविधान में पिछड़े वर्गों को परिभाषित नहीं किया गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अभी हाल ही में 102वां संशोधन था, ठीक है, 102 संशोधन जो हुआ था, अमेंडमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके माध्यम से एनसीबीसी, ठीक है, और नेशनल कमीशन फॉर द बैकवर्ड क्लासेस को कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार दिया गया था, ठीक है, संवैधानिक दर्जा दिया गया था। लेकिन जो पिछड़े वर्ग को परिभाषित करने का जो काम है वो संविधान के अंतर्गत परिभाषित नहीं किया गया, उसका अधिकार दिया गया है संसद को। केंद्र और राज्य सरकारों को यह अधिकार है कि वो पिछड़े वर्गों को परिभाषित करें कि कौन पिछड़े वर्ग में आएगा और कौन नहीं। ठीक है, तो संविधान में परिभाषित नहीं किया गया। सेकंड स्टेटमेंट यहां पर दोस्तों सही है। और अगर आप ये सब प्रश्न देख रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि जो प्रश्न का लेवल है ये वास्तव में बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ठीक है, अगर आप लोग बेसिक से तैयारी कर रहे हैं, अगर आप लोग रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों के कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने में बहुत सहायक साबित होंगे। आप सब में से बहुत से लोग, मैं कमेंट देखता रहा तो ठीक है, हमारी पूरी टीम कमेंट देखती रहती है, आप में से बहुत से लोग बोल रहे हैं कि सर जो क्वेश्चंस का लेवल है वो बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन मैं दावे के साथ कह रहा हूं, या तो वो लोग अभ्यास नहीं कर रहे होंगे, या तो उनका वास्तव में उन्होंने ऐसी ज्यादा ज्ञान प्राप्त कर लिया होगा कि उनके 10 में से ऊपर नंबर आ रहे होंगे। ठीक है, 10 में से 12-14 नंबर आ रहे होंगे। ठीक है, तो अगर ऐसा हो रहा था तो अलग बात है। लेकिन अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करना चाहते हैं, ठीक है, आप अपने बेसिक्स को, अपने कॉन्सेप्ट को मजबूत करना चाहते हैं, तो ये जो क्विज चल रही है इस क्विज को करिए। इसके साथ ही साथ इनके टॉपिक्स के जो भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आता है, जो आप नया कॉन्सेप्ट यहाँ पर पढ़ते हैं, समझते हैं, नई इंफॉर्मेशन आपको मिलती है, उसको अपने शॉर्ट नोट्स में शामिल करिए। ठीक है, अभी तक ये जो क्विज है दोस्तों ये 10 दिसंबर से स्टार्ट हुआ था, आज करीब 15 दिन हो चुका है। ठीक है, 15 दिन से लगातार ये क्विज चल रही है और डेली 10 क्वेश्चन अपलोड किए जा रहे हैं। ठीक है, आप में से करीब 1000-1200 लोग इस क्विज को देते हुए हैं। मैं ये उम्मीद करता हूं कि ये क्विज 1 महीने बाद करीब इसमें 5000 लोग पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, ये मेरा टारगेट है कि 1 महीने बाद, अर्थात आज से करीब जनवरी जब खत्म हो रहा होगा, फिर हम जब क्लास बनाएंगे तो मैं वहां पर देखूंगा और आप लोगों को बताऊंगा भी कि इस क्विज की जो रेंज है वो कहां तक पहुंची है, कितने लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट करना प्रारंभ किया। ठीक है, तो अगर 5000 लोग पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर देते हैं तो ये क्विज ऐसे ही कंटिन्यू चलती रहेगी, नहीं तो फिर हमको सोचना पड़ेगा कि ये क्विज आगे हमको क्या करना है। ठीक है, क्योंकि अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे, आप लोग उस क्विज को शेयर नहीं करोगे, ये जो वीडियो बन रहा है इसको लाइक नहीं करोगे, वीडियो को अपने दोस्तों की मदद शेयर नहीं करोगे, तो हमें नहीं पता चलेगा कि हम जो कर रहे हैं वो कैसा कर रहे हैं। ठीक है, हमारी वीडियो में अच्छी क्वालिटी नहीं है, जो क्वेश्चंस बन रहे हैं वो आपको समझ में आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, उनकी जो हमारी मेहनत है उसका परिणाम हमें प्राप्त होना चाहिए, ये आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है, अच्छा, तो यहां पर हम लोगों ने देखा, ये सारे क्वेश्चन देख लिए। ठीक है, अब अगर मैं अगला क्वेश्चन देखूं तो अगला क्वेश्चन क्या है यहां पर आपका, हाँ सॉरी ये रहा कि निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना, 5 ईयर प्लान, दरअसल अब 5 ईयर प्लान समाप्त कर दिया गया है, तो अब इस पर प्रश्न जनरली नहीं आते हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से किसी प्रीवियस ईयर से उठाया गया क्वेश्चन होगा, बट हम लोग एक बार देख लेते हैं। लिखा है कि किस पंचवर्षीय योजना में मानव विकास को
ठीक है, जो ह्यूमन डेवलपमेंट है उसको सारे विकास प्रयासों का सार तत्व माना गया था। तो ये पांचवा पंचवर्षीय योजना था, ठीक है, बेसिक इंफॉर्मेशन है। 1974 से 1978 के मध्य जब आपातकाल लगभग शुरू हुआ था, उस समय इस पंचवर्षीय योजना में मानव विकास को सबसे ऊपर दर्जा दिया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बायोगैस में मुख्यतः क्या होता है, ठीक है। तो बायोगैस में आप जानते होंगे 2/3 यहाँ पर होता है आपका करीब मीथेन और बाकी बचा होता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये होता है आपका बायोगैस, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन इस्लाम से प्रभावित था? 4 विकल्प है, चैतन्य, मीराबाई, नामदेव और वल्लभाचार्य। क्या क्वेश्चन है? निम्नलिखित में से कौन इस्लाम से प्रभावित था, ठीक है। इस्लाम, वो अमंग द फॉलोइंग वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द इस्लाम? चैतन्य, मीराबाई, नामदेव और वल्लभाचार्य। अगर मैं यहाँ पर गेस करूँ तो मुझे लगता है कि मीराबाई मूर्ति पूजा भी करती थी, सब लोग करते थे, ठीक है। चैतन्य महाप्रभु कृष्ण जी के भक्त थे। नामदेव गुजरात महाराष्ट्र, नामदेव महाराष्ट्र से, ठीक है। वल्लभाचार्य, तो नामदेव पर मुझे डाउट हो रहा है। हाँ देखिए, नामदेव इसका आंसर भी दिया हुआ है, लिखा है कि वह मूर्ति पूजा और कर्मकांड के विरोधी थे, इसलिए ऐसा माना जाता है कि वो इस्लाम के कुछ हद तक प्रभावित थे, क्योंकि वहां पर अभी मूर्ति पूजा का जो कॉन्सेप्ट होता है वो नहीं होता, ठीक है। नामदेव के बारे में आप लोग पढ़िएगा, ये सभी जो नाम दिए गए यहाँ पर, चैतन्य महाप्रभु, मीराबाई, नामदेव, वल्लभाचार्य, ये सभी भक्ति काल के, जो हिंदी साहित्य का भक्ति काल है उसके बहुत बड़े प्रमुख कवि रहे, प्रमुख गायक रहे। इन लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं रची हैं, तो इनके बारे में आप लोग पढ़िएगा। नामदेव महाराष्ट्र के थे, इन्हीं की जो परंपरा है वो महाराष्ट्र में वारी वारकरी नामक एक पूजा होती है, एक कार्यक्रम होता है, मेला लगता है, ठीक है। तो वो आप लोग ध्यान रख सकते हैं, वो देख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किससे जुड़ा हुआ है? इंकलाब जिंदाबाद चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, सरदार भगत सिंह, लाला हरदयाल। तो इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद मुझे एग्जैक्टली आइडिया नहीं है, मैं गेस कर लेता हूँ सरदार भगत सिंह को, ठीक है। हाँ सही हो गया, देख लेते हैं एक बार क्या लिखा हुआ है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा सरदार भगत सिंह ने दिया था, जबकि इसकी रचना कवि मोहम्मद इकबाल ने की थी। वही मैं कंफ्यूज हो गया दरअसल, ठीक है। इंकलाब जिंदाबाद जो है, इसका जो रचना है वो इकबाल जी के द्वारा की गई थी, ठीक है, मोहम्मद इकबाल। और इन्होंने ही, अगर मैं सही हूं तो आप बताइएगा, कि द्विराष्ट्र का जो सिद्धांत था, जो पाकिस्तान की संकल्पना थी, वो मोहम्मद इकबाल के द्वारा ही दी गई थी, जिसने इंकलाब जिंदाबाद का नारा भी दिया था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बार आप लोग करेक्ट करके मुझे बताइएगा कि जो मैंने आपको अभी इंफॉर्मेशन दी है वो सही है कि नहीं, ठीक है। अगला है कि औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था, ठीक है। यहां पर संभाजी, राजा राम, जीजाबाई, ताराबाई, इनके 4 विकल्प दिए हुए। तो इसका जो सही आंसर दोस्तों वो ताराबाई होना चाहिए, ठीक है। ताराबाई उस समय मराठा की जो नेतृत्व करता थी वो कर रही थी जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट था। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, ये तो एक ऐसे ही क्विज कराया गया है, आप लोगों से ओपिनियन लिया जा रहा है कि यूपीएससी हिंदी द्वारा जो चल रही क्विज है वो कैसी है, ठीक है। ये क्विज तो हम टेलीग्राम पर करा ही रहे हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से ये बेसिक भी है और कॉन्सेप्चुअल भी है, ठीक है। यहाँ पर 60% लोगों ने यह बोला भी है कि ये बेसिक और कॉन्सेप्चुअल है, करीब 208 लोगों ने यहाँ पर वोट किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप कमेंट देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर कमेंट भी है कि बेस्ट, ठीक है। ये मतलब मैं अपनी तारीफ नहीं करना चाह रहा हूँ, ठीक है, हमारी टीम में तारीफ नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि कैसे लोगों ने मतलब कमेंट दिया है कि हाँ ठीक है, जो क्विज चल रही है वो अच्छी चल रही है। दूसरी बात, आप सभी जो यूट्यूब पर वीडियो को देख रहे हैं वो लोग मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि क्विज आप लोगों को कैसी लग रही है। इन पर जो ये 10 मिनट 15 मिनट का जो वीडियो अपलोड किया जा रहा है, ठीक है, मेरे द्वारा, वो आप लोगों के लिए लाभकारी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको मैं कंटिन्यू रखूं या फिर टेलीग्राम पर जो डेली 10 क्वेश्चन चल रहे हैं उन्हीं को बच चला जाए। इस वीडियो की आप लोगों को अगर आवश्यकता नहीं हो तो आप लोग एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप सभी लोग करंट अफेयर्स की क्लास करना चाहते हैं तो यूपीएससी हिंदी के द्वारा निःशुल्क करंट अफेयर्स की क्लास उपलब्ध कराई गई है। जुलाई महीने और अगस्त महीने का विजन का कंप्लीट मैगजीन डिस्कस किया गया है, तो आप लोग उसकी लिंक, उसकी पूरा प्रॉपर प्लेलिस्ट बनाई गई है, वो प्लेलिस्ट आप लोग यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं और वहां से उन सारी क्लास को करीब 20-20 घंटे में हर महीने के करंट अफेयर्स को कंप्लीट कराया गया, ठीक है। तो वो सारी चीजें आप वहां पर देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ दोस्तों यूपीपीसीएस मेंस, इसके लिए यूपीएससी हिंदी के द्वारा कई सारे प्रयास किए जा रहे हैं। यूपीएससी मेंस के लिए भी आपने देखा होगा कि डेली शाम को 6 बजे और 2 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जा रही है। साथ ही साथ हर महीने करीब 5 से 6 घंटा लाइव मैराथन क्लास चलती है। ये सब कुछ निःशुल्क चल रहा है, ठीक है। इसके अलावा आप लोग जानते होंगे कई ओपन टेस्ट, जैसे कि एसए के लाइव ओपन टेस्ट, जीएस के लाइव ओपन टेस्ट, ये सब यूपीएससी हिंदी करा रही है। इसके साथ ही साथ दोस्तों यूपीएससी हिंदी कई पेड प्रोग्राम चलते हैं, जैसे कि प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज है, यूपीएससी की और पीसीएस की दोनों ही चल रही है। अगर आप सभी वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर 8840751912 पर मैसेज कर दीजिए,
वहां पर आप लोगों को बता दिया जाएगा यूपीएससी जो टेस्ट सीरीज है प्रीलिम्स की, उसकी प्राइस है 2,000 रुपये और पीसीएस की यही प्राइस है दोस्तों 1,500 रुपये। ठीक है, तो ये टेस्ट सीरीज आप लोग दे सकते हैं प्रीलिम्स के लिए। साथ ही साथ अगर आप लोगों को डेली आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है, कॉपी चेक कराना है और मॉडल आंसर चाहिए, तो उसके लिए आप लोग यूपीएससी हिंदी का जो सृजन आंसर राइटिंग का प्रोग्राम है वो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में। आप लोग सभी अपने तरफ से सजेशन हमें दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद दोस्तों।